यस, वेलकम सीएमए स्टूडेंट। आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल में। और कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज था कि मैं फाइनल की कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका एक डिसीजन मेकिंग 15 नंबर पेपर नंबर 15 जो फाइनल लेवल पे है उसके लिए मैं कुछ क्लास रिकॉर्ड करूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मैं फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें स्टडी नोट नंबर 1 कॉस्ट मैनेजमेंट, राइट। और ये जो आपका ये बेसिकली पेपर है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, और डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है इसमें, इस पेपर में। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहली क्लास लेने जा रहा हूँ इसकी। तो सबसे पहली क्लास में जो है वो आज का टॉपिक है 1.1 लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये जो आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे, राइट। तो इसको अब हम समझते शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्या मतलब है? आपने तो अभी कॉस्टिंग पढ़ी है, तो उसमें आपने बहुत तरह की कॉस्टिंग पढ़ी होगी, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, और आपकी बैच कॉस्टिंग, इस तरह की कॉस्टिंग आपने पढ़ी होंगी। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्या मतलब है? देखिए, मेरी जो अप्रोच रहेगी पढ़ाने में वो यही रहेगी कि मैं कोई इसके वर्ड टू वर्ड को नहीं बोलूँगा, नहीं कॉपी करूँगा, बट आई विल ट्राई टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन बिल्ड द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड एंड यू कैन राइट आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। तो उसका मतलब ये है कि आप आराम से इस चीज़ को समझ के, अगर आप एक बार समझ गए तो आपका दिमाग पे लोड बहुत कम हो जाएगा, आपका दिमाग खाली रहेगा और आपको चीज़ें आसानी से लिखने के लिए एग्जाम में बन जाएंगी। तो रटने की बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट की, उसकी हम पूरी ओवर द प्रिडिक्ट जो लाइफ है, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, सारी कॉस्टिंग उसकी हम इसमें निकालते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो आपको कि लाइफ की कॉस्टिंग क्या होती है? देखो, जब हमें प्रोडक्ट मिलता है या जो हमने अभी तक कॉस्टिंग पढ़ी है, वो केवल जो इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोग पढ़ के आए हैं, वो केवल एक अपने उसमें फैक्ट्री में बनने की कॉस्ट उनमें निकाली है कि भाई मटेरियल इतना लगा, लेबर इतनी लगी, ओवरहेड इतने लगे और दूसरी चीज लगी, तो ये इसकी कॉस्ट हो गई। लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में हमने उसकी कॉस्टिंग, उसके किसी भी प्रोडक्ट की जन्म से मरने तक की चीजें, मतलब जब हमने उसको पहले डेवलप करेंगे, प्रोजेक्ट को डेवलप कर देंगे, उसकी R&D करेंगे, मार्केटिंग सर्वे होगा, उसके और दूसरे रिसर्च होंगे, वहां से फिर डेवलपमेंट होगा, फिर कहीं जाके प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी उसकी मार्केटिंग होगी, कंजम्पशन होगा, उसकी एक मेंटेनेंस की भी कॉस्ट होगी, उसके बाद उसका एक डिस्कार्ड की भी कॉस्ट होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो हम कॉस्टिंग करते हैं वो एक, हम तो केवल जो अभी तक पढ़े थे वो प्रोडक्शन की कॉस्टिंग की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हमने जहां से उस प्रोडक्ट को सोचना शुरू किया, वही सबसे किसी पहले प्रोडक्ट की कोई नीड अराइज हुई होगी, उसकी बहुत रिसर्च हुई होगी, उसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर जाके कहीं वो टेस्टिंग के बाद प्रोडक्शन रन में आया होगा, फिर मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस मिली होगी, फिर जाके वो कहीं पब्लिक डोमेन में आया होगा। तो उसके एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट रही होंगी, R&D की कॉस्ट रही होंगी, मार्केटिंग की कॉस्ट रही होंगी, डेवलपमेंट की कॉस्ट रही होंगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट रही होंगी, उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट रही होंगी, और इवन उसके डिस्कार्ड करने की भी कॉस्ट उसमें जोड़ते हैं। तो इस चीज को हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई। तो सारी कॉस्ट को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में सारे उसके जो एक्सपेंडिचर के पैटर्न है, उसमें सारे सेल के लेवल, रिवेन्यू, प्रॉफिट, जहाँ से उसका आइडिया जनरेट होता है, फ्रॉम डिलीशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जहाँ से हमने उसको सोचना शुरू किया वहां से कॉस्ट शुरू हो जाती है। वही प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि सीधे वो फैक्ट्री में बनने लगता है, पहले उससे बहुत पहले से उसकी बहुत सारी रिसर्चें होने लगती हैं, उस पर लोग काम करते हैं, उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो उस सोचने से और उसको पूरे प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करने तक की कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आ रही हैं, वो सबको हम जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं। जैसे आपको इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब प्रोडक्ट अब स्टार्ट होता है तो उसमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद कस्टमर को जब वो मिलता है तो
वो ऐसा नहीं कि वो R&D होने के बाद तुरंत मिल जाता है, उसकी बहुत सारी दुनिया भर की टेस्टिंग्स होती हैं, ये सब होता है, मार्केट में सर्वे होते हैं कि ये प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट कंज्यूम होती है। तो नॉर्मली आपको जैसे आपका जो किसी प्रोडक्ट को आने में ही साल 8-10 साल लग जाते हैं आइडिया जनरेशन पे, तो उतने टाइम की कॉस्ट तो कहीं ना कहीं इंकर्ड हुई होंगी ना। तो उन कॉस्ट और वो सब कॉस्ट जो हैं आपको रिकवर करनी है जब आप प्रोडक्ट अपना सेल करेंगे हैं, और आप उसके बाद गारंटी वारंटी भी देते हैं, और कई बार आप उसके प्रोडक्ट के डिस्कार्ड की भी बात कई बार उसमें लगती है कि भाई हम इसको इसकी डिस्पोज जब डिस्पोज करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होती है। तो कई बार वो कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं कि मैन्युफैक्चर उसको वापस लेता है, या कुछ हज़ार्ड सब्सटेंस होते हैं उसमें मैंडेटरी होता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कि वापस लेना। तो दैट कॉस्ट ऑल्सो वी कंसिडर इन दिस साइकिल। तो अब ये करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब आप सारी चीज़ें जो मैंने आपको ये कहानी बताई है इतनी, इसमें से आप आसानी से अपने लिख सकते हैं कि आप इसकी क्या करते हैं, सेवरल कैलेंडर ईयर में पूरी एंटायर लाइफ की कॉस्ट को निकालते हैं, जहाँ से आपका ट्रेसेस कहाँ से शुरू करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, फिर डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट की कॉस्ट, और इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए आप उसके पूरे उसके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है जी? इससे डिसीजन मेकिंग होती है। इसमें क्या डिसीजन मेकिंग, आपके पेपर का नाम इसीलिए है कि इन सब चीज़ों को अब हम जो कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, वो हम किसी कॉस्ट कंट्रोल के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें हमें किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल में प्रॉफिटेबिलिटी को बनाना है। तो किसी भी प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है जो इन्होंने यहाँ पे बताया है, और ये एसेंशियली 4 पार्ट में डिवाइड होती है, 4 पार्ट में होती है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोजेक्ट की जो लाइफ होती है। इसको इन्होंने एक आगे आई थिंक डायग्राम से समझाया है, मुझे जहाँ तक पता है। तो लेट सी वो डायग्राम कहाँ है, ये डायग्राम है, राइट। तो ये वाला डायग्राम को आप इसको समझिए। ये डायग्राम क्या है कि सबसे पहले, अब वो जो थ्योरी पीछे छूट गई उसको आप छोड़ दीजिए, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ये एक्सपेंडिचर हैं वर्टिकल वाई एक्सिस पे, और ये जो है टाइम जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। मतलब टाइम के साथ आपके एक्सपेंडिचर का क्या बिहेवियर है, ये ग्राफ ये शो करना चाहता है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे आप 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं बिल्कुल यहाँ एकदम, तो आप देखेंगे कि आपका जब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी प्रोडक्ट को मार्केट में, तो उसकी बहुत भारी भरकम कॉस्ट होती है उसमें, क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को अपने प्लेस करना पड़ता है मार्केट में। जो ऑलरेडी कंपटीटर इतने होते हैं या नया नया भी है तो उसको भी इनफैक्ट इंट्रोड्यूस करने में उसकी बहुत एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और ये सब बहुत चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, टाइम के साथ बहुत ये स्लोप काफ़ी तेज होता है। आप देखोगे स्लोप तेज होने का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर, आप अगर यहाँ देखें इतने में, तो आपका एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से जा रहा है टाइम के साथ साथ। उसके बाद जब ये आपका प्रोडक्ट पोजीशन हो जाता है तो मार्केट में वेल एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर इसकी एक ग्रोथ आती है, राइट। जैसे ग्रोथ उसकी शुरू होती है मार्केट में, लोग उसको एकदम से धीरे धीरे पकड़ना शुरू करते हैं। तो आपकी ये देखेंगे कि ये वाली जो है ये स्लोप स्लाइटली डाउन होने लगेगा, मतलब आपकी कॉस्ट डाउन होने लगेगी टाइम के साथ। और फिर जब प्रोडक्ट नॉर्मली जब विजिबल होते हैं मार्केट में, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, तो मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, जब वो आम पब्लिक में बिल्कुल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद डिक्लाइन उनका ये मैच्योरिटी में, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आपकी वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, कॉस्ट आपकी यहाँ लगभग कम हो जाती है उसके हिसाब से। और फिर उसके बाद इसमें सेल में इसकी डिक्लाइन होने लगता है, ये वाली लाइन जो इन्होंने सेल्स की बताई, सेल में डिक्लाइन होने लगता है, प्रोडक्ट इसका खत्म हो जाता है, एक तरह से ओवर द पीरियड ये खत्म हो जाती है। हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। अब आप इसको समझेंगे भाई ये कैसे, समझ में तो आई नहीं। बात ये है कि आप किसी को देखो, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा उसके बाद बहुत कम लोगों के पास होंगे, बहुत ज़्यादा इतने, या छोड़िए ब्लैक एंड व्हाइट, छोड़िए कलर टीवी को आप समझिए, आप कलर टीवी को समझ पाएंगे ठीक से। पहले जब वो डिब्बे वाले कलर टीवी आते थे तो उनको जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो बहुत ही कम लोगों के पास होंगे, उसमें उनको कंपनी बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को ही बेच पाती होगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। उसके बाद इसको देखो यहाँ इन्होंने, इसके बाद एक ग्रोथ साइकिल आया, ठीक है। जब ग्रोथ आया, उसमें ग्रोथ आनी शुरू हुई, तो यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसके बाद ये प्रोडक्ट जो है एक रीच में आना शुरू हो जाएगा।
उसके बाद इस फेज को ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद एक मासिव इसमें प्रोडक्शन होने शुरू हो जाएंगे और ये इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट मैच्योरिटी में चला जाएगा। तो आप अगर देखें तो आपने देखा होगा फिर आपकी कलर टीवी की रीच सब जगह हो गई उन डिब्बे वालों की, फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर उसने उनको चेंज किया, एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई और ये इस चीज़ की सेल धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। आज आप देखेंगे तो शायद उस तरह के कलर टीवी आपको कहीं ढूंढे से मिलेंगे। तो जिस तरह का ये जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का ये जो ग्राफ है, ये बहुत ही एसेंशियली और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये हर एक प्रोडक्ट साइकिल पे प्रोडक्ट पे लागू होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ में पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मेच्योरिटी लेवल पे चला जाता है, पूरा एक वेल एस्टेब्लिश और एकदम से बिल्कुल फल फूलता है, पूरे मार्केट में आपको दिखता है। उसके बाद उसकी कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या कुछ ऐसा चेंज होता है, वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उसकी सेल डिक्लाइन हो जाती है और फिर कोई नया यहाँ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये चीज जो है ऐसी ही होती है। जैसे आप स्मार्टफोन फोन को समझिए, आप पहले जैसे स्मार्टफोन बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। आप अगर देखेंगे 2010 वर्ष के आसपास जब, तो यहाँ पे फिर उनको इंट्रोड्यूस किया दरवाजे हैवी कॉस्ट, बहुत लोगों के पास, कम लोगों के पास, उसका वॉल्यूम भी कम था, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत महंगे आते थे। फिर उसने धीरे धीरे यहाँ ग्रोथ पकड़ना शुरू किया, राइट, ग्रोथ पकड़ना शुरू किया। फिर अब वो मैच्योरिटी लेवल पे चल रहे हैं स्मार्टफोन आपके, आप ये समझिए। अब फिर हो सकता है कुछ नई टेक्नोलॉजी एक आ जाए जो इसको रिप्लेस कर दे। ऐसे ही आप इसको उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पहले नॉर्मल फोन होते थे और इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन हुआ, स्मार्टफोन हुआ। तो पहले जो आपके बटन वाले फोन होते थे वो कहीं जब यहाँ रहे थे, जब वो मैच्योर हो गए थे, तब एक कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, उसने यहाँ इंट्रोडक्शन लिया, अपनी ग्रोथ की और मेच्योरिटी की, और फिर वो एक नई चीज को ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस तरह से काम करती रहती है। अब मैंने जो आपको बताया था कि ये एक बिहेवियर पैटर्न है कि जब टाइम के साथ उसमें ये जो आपके एक्सपेंडिचर या कॉस्टिंग का पैटर्न ये रुपीज में कैसे होता है, उसको मैं समझाता हूँ आपको। तो एसेंशियली 4 फेज होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है और डिक्लाइन होता है। इसके बाद फिर कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है और ये कुछ चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। तो अब क्या होता है, इंट्रोडक्शन जब आप शुरू करते हैं तो इनिशियल वॉल्यूम बहुत लो होता है। ये वाले जो है ना, बहुत कम लोगों के पास ये कोई प्रोडक्ट जब नया आएगा ना, बहुत कम उसके लोगों के पास रहेगा, उसके प्राइस बहुत हाई होंगे। जैसे आप सोचो, पहले स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ होगा तो बहुत कम लोगों के पास था। आप शायद अ, उसकी चीज़ को समझ सकते हैं। उसकी एक बहुत कॉस्ट थी, उन्होंने क्योंकि प्रमोशन के एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट वगैरह बहुत हुआ, R&D वगैरह उसमें बहुत हुआ। उसमें क्या होता है कि रेशियो ऑफ प्रमोशन और एक्सपेंशन ऑफ सेल बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में कंपनी को अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने में बहुत पैसा लगाना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के नाम पे, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। और कंपटीशन कंपटीशन तो नेग्लिजिबल होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। जब आपको अगर याद होगा तो 2-4 मोबाइल ही आया करते थे उस टाइम जब, अब यहाँ मैं किसी कंपनी का नाम लेने चाहूँगा, यानी कि शुरू में जब ये स्मार्टफोन आप आए थे तो ये 1-2 कंपनी ही पोजीशन कर रही थी, उसके बाद तो दुनिया भर की कंपनियां फिर आ गई जब वो इसी स्टेज में आया, राइट। तो प्रॉफिट तो उसमें ऑलमोस्ट नील होता है या बहुत कम होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत हैवी इनकर्ड हो जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला जो फेज है, जो मैंने आपको ये यहाँ बताया, ये वाला जो फेज है, ये उस फेज के फीचर है कि उस फेज में क्या क्या होता है, राइट। तो उस फेज में क्या होता है, सेल वॉल्यूम्स कम होते हैं, प्राइस प्रोडक्ट के काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रमोशन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट को प्लेस करना होता है मार्केट में, कॉम्पिटिटिवनेस को अपने प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, उसके आपका प्रमोशन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं सेल के मामले में, और प्रॉफिट आपका कम होता है। कंपटीशन ऑलमोस्ट नील रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें रहता नहीं है। राइट। तो जो अब हम ग्रोथ फेज की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड फेज था उसमें आपने देखा होगा, जो ये वाला सेकंड फेज था। ग्रोथ फेज के क्या फीचर्स होते हैं, तो ग्रोथ फेज के जो फीचर्स होते हैं उसमें, ग्रोथ फेज में क्या होता है, इन्हीं पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स राइज होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो कुछ कुछ केसों में थोड़े से हाई रखे जाते हैं, या कुछ उसको थोड़ा थोड़ा डाउन भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट आता ही नहीं है बिल्कुल भी पहले फेज में। इंट्रोडक्शन में तो मार्जिन या तो खत्म नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। तो कोशिश कंपनियां ये करती हैं, या तो बहुत इसको कम डाउन करती हैं अपने प्राइस को, या फिर उसको ऐसा ही रखती हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे अपने कॉस्ट को कवर करना होता है। उसके बाद आपकी टोटल एक्सपेंडिचर जो आपके
रेशियो ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो आपका रिड्यूस हो जाते हैं पर प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ने लगती है तो आपके, क्योंकि आपको प्रमोशन तो करना पड़ता है लेकिन आपकी चूंकि वॉल्यूम बढ़ने लगती है तो जो पर प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कंपटीशन, अब यहाँ चूंकि प्रोडक्ट एक एस्टेब्लिश हो चुका होता है तो फिर नए नए कंपटीटर्स यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस चीज को, एक एस्टेब्लिश चीज में एंट्री लेके और इसको जो है हम इसका लाभ उठाएं। उसके बाद आपका क्या होता है, प्रॉफिट्स बढ़ने लगता है। प्रॉफिट क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि आपकी ग्रोथ होने लगती है और वॉल्यूम्स में ग्रोथ आती है और आपके जो पर जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट बेसिकली बोलना चाहिए मुझे, वो जैसे R&D एक्सपेंडिचर वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। प्रमोशन का जो है प्रमोशन मीन्स जो आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपके थोड़े से प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं। थर्ड जो मैच्योरिटी वाला फेज है, ये वाला मैच्योरिटी में क्या होता है, यहाँ पे खूब कंपटीशन होने लगता है। तो क्या होता है कि आपकी जो सेल है वो राइज तो होती है, देखो यहाँ तो सेल बहुत तेज राइज हो रही थी, लेकिन यहाँ सेल राइज तो हो रही है लेकिन उसका वो तो स्लगिश हो गई एकदम से, बहुत स्लो हो जाती है वो राइज होना सेल में। उसके बाद प्राइस जो है वो फॉल करने लगते हैं क्योंकि कंपटीशन अपियर हो जाता है यहाँ पे। आपके जो आपके रेशियो लेवल्स हैं वो आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के पास आ जाते हैं, मतलब आपके जो भी आपके प्रमोशन एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और आपके कंपटीशन खूब हो जाता है यहाँ पे। नॉर्मल रेट और प्रॉफिट भी आपका कॉस्ट, और ये हम जो नॉर्मली देखते हैं वो अ, अ, इस चीज को ज्यादा विजुलाइज करते हैं नॉर्मल चीज में कि आपके प्रॉफिट भी कॉम्पिटिटिव है एकदम से, कॉस्ट भी आपको कवर करनी है, तो यहाँ पे आपके नॉर्मलाइज हो जाते हैं प्रॉफिट। और डिक्लाइन फेज मतलब बिल्कुल वहां पे अब वो डिसअपियर शुरू होने लगता है। तो इस वॉल्यूम से, इस पैटर्न से आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो रहे होंगे? ठीक है, वॉल्यूम्स डाउन होने से क्या हो रहा होगा, फिर आपका प्राइस में आपको फिर रिड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि आप वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं और आपकी कॉस्ट भी फिर आपको रिड्यूस करनी पड़ती है वहां पे। उसके बाद आपके प्रमोशन वगैरह सेल्स एक्सपेंडिचर कम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट वेल नाउन हो जाता है बहुत, और उसमें आपको आगे उसको पोजीशन करने की कोई स्कोप ही नहीं बचता क्योंकि वो प्रोडक्ट तो डिक्लाइन में या फिर डिस्कार्डिंग की तरफ जा रहा है, और फिर आपका ये प्रोडक्ट धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, प्रॉफिट में डिक्लाइन होने लगता है और फिर आपको वो चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। ये एग्जांपल आपको बहुत में ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आपको बहुत मिल जाएंगे। जैसे आपकी पहले आपको याद होगा कि पहले सबसे पहले सीडी आया करती थी, तो सीडी आई, एकदम से सीडी को इंट्रोड्यूस किया, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, कम कुछ कुछ कंपनियां बनाती थी, फिर बहुत सारी एकदम से कंपनियां आ गई, सीडी की कॉस्ट कम हो गई, धीरे धीरे वो फिर एकदम से सीडी सबको मिलने लगी, बहुत सस्ती होने लगी, फिर वो एकदम से खत्म हो गई, फिर एक डीवीडी आ गई, डीवीडी के बाद फिर यही काम हुआ, फिर आपकी स्टोरेज डिवाइस में फिर पेन ड्राइव्स आ गई, फिर हार्ड ड्राइव्स आ गई, फिर ब्लूरे भी बीच में आई थी। तो इस तरह की चीजें होती रहती है मार्केट्स में। तो यही फेज है जो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ में विजिबल होते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है और फिर प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। तो आपको इस ढंग से सोचना है कि हम जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट के पूरे ही उसके फ्रॉम इनिशियल पॉइंट्स जहाँ से हमने उसका आइडिया जनरेट किया और उसके फिर डेवलपमेंट, उसके पोजीशनिंग, उसका प्रोडक्शन, उसकी सर्विसिंग, उसका मेंटेनेंस, उसका डिस्कार्ड, इन सब की कॉस्टिंग को हम कंसीडर करते हैं, जिससे कि हम किसी डिसीजन लेवल पे पहुंच पाएं। ये आपकी डिसीजन मेकिंग चल रही है यहाँ पे कॉस्ट के व्यू पॉइंट से, राइट। तो ये इन्होंने कुछ आई थिंक चीजें दी हैं, तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इसमें कुछ शब्दों का हेर फेर हो सकता है, अदरवाइज बात वही रहेगी। तो इन्होंने वही फीचर हम यहाँ दिए हैं कि कंपटीटर एंटर हो जाते हैं, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेनिफिट क्या है? देखो, मैंने आपको बताया कि आप कॉस्टिंग कर रहे हैं और आपको एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट्स में चलना है। हमें जो कॉस्टिंग करनी है वो ऐसी नहीं करनी केवल प्रोडक्ट की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं कि प्रोडक्शन में कितना पैसा लग रहा है, ये सब नहीं करना। बेसिकली आपको एक होलिस्टिक वे में कोई नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से उसके डिस्कार्ड होने तक, उसके आइडिया जनरेशन से उसके डिस्कार्ड तक, उसको खत्म होने की डिस्पोजिशन तक, उसकी कॉस्ट को आपको कंसिडर करना है। तो उससे आपका क्या होगा कि आपको
आप अगर उसको समझेंगे, उसको आप अगर पूरा ध्यान से करेंगे इन चीज़ों को, तो आपका क्या है, रिजल्ट इन अर्लियर एक्शन टू जनरेट द रेवेन्यू और लोअर कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब अगर आप ठीक से करेंगे तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर बनाएगा, जिससे आपके रेवेन्यू जनरेट अच्छे होंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, आप अपने प्रोडक्ट को वेल पोजीशन कर पाएंगे मार्केट में। इंश्योर द बेटर डिसीजन मेकिंग फ्रॉम, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग को एक्यूरेट करना है, आपको रियलिस्टिक बनाना है। तो आप चीज़ों को इस तरह से दिमाग में बैठाइए कि हमें करना बेसिकली क्या है, इसकी लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं है। फिर आपका प्रमोटर्स लॉन्ग रन रिवार्डिंग, ऑब्वियसली अगर आप अपनी कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग करेंगे, आपको आप अर्ली रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, अपने बेटर डिसीजन कर पाएंगे, तो प्रमोटर्स के लिए, मतलब जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनी लगा रहे हैं, उनके लिए आप रिवार्डिंग करेंगे। प्रोवाइड ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर कंसिडरिंग टोटल इंक्रीमेंट कॉस्ट ओवर द स्पान ऑफ लाइफ। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो स्पान ऑफ लाइफ, पूरे उस लाइफ में उसको मेंटेन करने की कॉस्ट, और जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट है या कोई जैसे चीज़ें हैं, तो उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी बढ़ती है इंक्रीमेंटल, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ कंसिडर करते हैं। तो ये अब मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो आपका टाइम बेस्ड एनालिसिस है। टाइम बेस्ड एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम सेवरल कैलेंडर ईयर की, ऐसा नहीं कि एक टाइम की, उसके टोटल रेवेन्यूज और टोटल कॉस्ट को ओवर द पीरियड, उसकी लाइफ में पूरे कैलेंडर पीरियड्स जितने आएंगे उसमें कंसिडर करते हैं, तो उसको एक टाइम बेस्ड एनालिसिस है। दूसरा ये ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस है, जैसे मैंने बताया कि लगा के R&D से लेके उसके डिजाइन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस और उसके मेंटेन की और डिप्लीशन, उसको सारी प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों हैं। तो कि जो प्रोडक्शन की कॉस्टिंग तो आपने की है, वो प्रोसेस वगैरह, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाटएवर यू डिड इन इंटरमीडिएट लेवल। बट यार जो आपकी प्रोडक्ट, ये जो ओवरऑल कॉस्टिंग जो हो रही है, इसमें आपके प्रोडक्शन की कॉस्टिंग प्लस नॉन प्रोडक्शन की कॉस्टिंग। नॉन प्रोडक्शन की कॉस्टिंग क्या है, जहाँ जैसे आइडिया जनरेशन, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, सर्वे वगैरह ये होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, और उसके डिस्पोजिशन की कॉस्ट जो नॉन प्रोडक्शन कहलाती है। दूसरा प्री प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस इससे हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी जो होती है वो बहुत लंबी होती हैं। जैसे आप देखोगे ना कि आप, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को, उनकी गोलियां, जो दवाइयाँ हैं, वो पता है उनकी प्राइस वो 30-30 गुना तक बेचती हैं। मतलब अगर 1 रुपए की दवा बन रही है ना उनकी कॉस्ट, तो वो शुरू में उसको 30-30 रुपए तक की बेचते हैं। रीजन क्या है उनका, पता है कितना R&D का खर्चा होता है। तो वो R&D का खर्चा तो तब हो जाता है जब आपका मतलब प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च भी नहीं किया, तो उसको कैसे कवर करेंगे। तो उसमें, इसमें प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का भी एनालिसिस करते हैं। जैसे आप R&D का एनालिसिस, उसके डिजाइन की कॉस्ट जो हुई होंगी लॉन्ग रन में, तो वो बहुत ज्यादा होती है, और हमसे उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। तो ये आपकी जो कॉस्टिंग जो होती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, उसमें ये चीज होती है कि उसमें प्रोडक्शन की भी करते हैं और नॉन प्रोडक्शन की भी करते हैं। दूसरा इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजन, जब आपको अपनी कॉस्ट कायदे से पता होगी तभी आप अपने डिसीजन बेटर कर पाओगे, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग और एक टारगेट कॉस्टिंग जो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके बेटर इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजन बताते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग तो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है जो जापानीज कल्चर से आई है। वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ से उसका इतना ही लिंक है कि अगर आप प्रॉपरली अपनी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करेंगे और टारगेट कॉस्टिंग को मिला के, दोनों से आप इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। देखो, आप सबसे पहली बात है, आपको अपनी अगर कॉस्ट पता है ठीक से, तभी तो आप उसको रिकवर कर पाएंगे और राइट प्रॉफिट बना पाएंगे। उसके बाद ये लॉन्ग एंड होलिस्टिक व्यू देती है राइटली आपको, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग क्या होती है कि बहुत पीरियड तक का आपको करनी होती है, लाइफ साइकिल में करनी होती है। तो वो एक होलिस्टिक व्यू देती है, मतलब एक ब्रॉड व्यू देती है, जिससे आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल बजटिंग में आप काम में ला सकते हैं, मतलब लाइफ साइकिल बजटिंग में हेल्प करती है आपकी। जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग को कंबाइंड ये कर रहे हैं बार बार, जिससे आपकी आप कॉस्ट का रिडक्शन जो है वो डिजाइन से ही शुरू कर देते हैं। मैं आपको अदर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपको ये शायद
जान के हैरानी होती है कि डिज़ाइनिंग में ही सारी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक पता चल जाती है वहाँ पे, राइट? तो डिज़ाइनिंग में एक जो कॉस्ट आप कम कर सकते हैं ना, वो प्रोडक्शन में तो बहुत मिनिमम कम कर सकते हैं। डिज़ाइन के टाइम पे आपको कॉस्ट कम करनी होती है, तो बेटर जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे वहीं से शुरू करते हैं कॉस्टिंग को। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या है, भाई ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम मटेरियल बचा देंगे, हम लेबर बचा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो बहुत 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 छोटी कॉस्ट होती है। डिज़ाइन में अगर आपने डिज़ाइन में कॉस्ट को कंसीडर किया है और आप बेटर डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे आप ह्यूज कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, राइट? और जो बाकी ये जो आपकी जो दूसरी कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं, वो बेसिकली प्रोडक्शन की बात करते हैं, और कॉस्ट कटिंग की या कॉस्ट रिडक्शन जो आप कॉस्ट कंट्रोल वगैरह करते हैं, वो बहुत कम होता है। वो अगर उसका आप अमाउंट देखें विद या परसेंटेज देखें विद रिस्पेक्ट टू डिजाइनिंग कॉस्ट, डिजाइनिंग के टाइम पे जो आप कॉस्ट कम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में चूंकि हम बहुत इनिशियल आइडिया जनरेशन से उसके डिज़ाइन में हर चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक हम ह्यूज कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और फिर आप रिव्यू कर सकते हैं ऑब्वियसली। रिव्यू में आप क्योंकि लॉन्ग पीरियड्स के लिए इसके ले रहे हैं, तो आप अपनी एक पूरा प्लान बना सकते हैं, उसकी लॉन्ग टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी, उसकी आपकी प्राइसिंग डिसीजन कैसे रहेंगे, उसके आपकी इफेक्टिवनेस कैसी रहेगी, क्योंकि आपके पास कॉस्ट डाटा क्लियरली होगा, बहुत ही होलिस्टिक व्यू रहेगा कॉस्ट का, तो आप अपनी प्रॉफिट को ठीक से प्लान कर पाएंगे। दूसरा, आप अपने अल्टरनेटिव चूज करने हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में डिसीजन एक्स वाई जेड पे अलग अलग कॉस्ट अल्टर होती हैं, तो उस पे आप अपने जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है आपके, उसको किसी डिज़ाइन को चूज करने में या किसी डिज़ाइनिंग फेज में या इंजीनियरिंग फेज में जो चीज़ें आ रही हैं, उसको भी आप ठीक से समझ पाएंगे या कर पाएंगे। तो ये है एक आइडिया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैसे होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मतलब होलिस्टिक कॉस्टिंग, पूरा फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू दिस उसकी सर्विस यूज जो भी कुछ है, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, वो उसका मेंटेनेंस, उसका उसका रिपेयरिंग, उसकी ओवरऑल कॉस्ट, प्लस उसका उसको डिस्कार्ड करने की भी कॉस्ट है। जैसे आप देखते हैं, जैसे बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को बनाने की भी कॉस्ट होती है और बिल्डिंग को उसको डिमोलिश करने की भी एक कॉस्ट होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें कंसीडर करना होता है, तभी हम एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में होलिस्टिक डिसीजन व्यू को लेके और हम जो है वो अपने आप को पोजीशन कर पाते हैं ठीक से। तो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके न्यूमेरिकल सवाल शुरू करता हूँ, जिसमें आपकी इलस्ट्रेशन 1 है। देखो, अब एक अप्रोच जो मैंने आपको दी कि आप इन चीज़ों को ध्यान में, जो बातें कहीं उनको रखेंगे, तो आप अगर पॉइंट्स आगे पीछे भी लिख देंगे तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जामिनर आप साहब आपको जो है आपकी बात अगर पूरी होगी तो आपको वो ज़रूर उसका फल देंगे, ज़रूर आपको मार्क्स अवार्ड करेंगे। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा देर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ एग्जांपल से अपने चीज़ों को लिंक कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। अगर आप अपने किसी चीज़ को अपने लाइफ के एग्जांपल से लिंक कर पाते हैं, तो अब आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ आ जाती है और आपको कुछ उसको लिखने में या किसी को समझाने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो किताब की लैंग्वेज से बेटर है आप उसको किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लिंक करके देखिए, सोच के देखिए, समझ के देखिए। तो इलस्ट्रेशन 1 पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ये काफ़ी लंबा सवाल है, तो इससे डरना नहीं है। विप्रो इज एग्जामिन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर डिवीजन। वो अपनी सॉफ्टवेयर डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी को जानना चाहती है और अपनी वो उसको एग्जामिन कर रही है, और प्राइसिंग पॉलिसी को वो एग्जामिन करना चाहते हैं। उनकी सॉफ्टवेयर डिवीजन है कोई। द सॉफ्टवेयर डिवीजन डेवलप सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप करते हैं। इट हैज़ कलेक्टेड डाटा ऑन द 3 ऑफ इट मोस्ट रिसेंट पैकेज। उन्होंने 3 तरह के डाटा जो वो देते हैं, 3 तरह के पैकेज जो वो देते हैं अपने कस्टमर को, उन्होंने उसका डाटा उन्होंने यहाँ कलेक्ट किया हुआ है। तो ये इन्होंने पैकेज के नाम लिखे हैं: ईसी पैकेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, सी पैकेज फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स, एंड
आई पैकेज फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियर। आप ये मान के चलिए, इसको इतनी कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, उसमें वो 3 तरह के मान लो प्रोडक्ट बनाते हैं, ए प्रोडक्ट बनाते हैं, बी प्रोडक्ट बनाते हैं और सी प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आप ये लैंग्वेज में उलझने की जरूरत नहीं है। मान लो ये आपका जो है, आप ये मान लीजिए कि ये आपका से ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, राइट, ये वाला मान लो ए है, सॉरी मैं इसको ठीक से लिखता हूँ। तो ये वाला जो आपका है, ये मान लीजिए ए है, ये वाला जो है ये बी है और ये वाला जो है ये सी है। ये 3 चीज बनाते हैं। तो उसकी इन्होंने जैसे 3 चीज के लिए इसने ए के सेलिंग प्राइस इतने हैं और उनकी यूनिट सोल्ड इतनी इतनी हुई हैं। तो आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ के आप मान लीजिए 3 चीज बनाते हैं जिसका सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस ये है और उन्होंने पहले साल में जो है आपकी ये 2000 यूनिट बेची हैं और दूसरे साल में जो है वो 8000 यूनिट बेची हैं, राइट। ऐसी जो ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसका सेलिंग प्राइस 300 है और पहले साल में 2000 यूनिट उसकी सोल्ड हुई हैं और दूसरे साल में 3000 यूनिट सोल्ड हुई हैं। तीसरा जो आपका ये है जो पैकेज है, उसकी कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है 200 है और यूनिट इनकी 5000 पहले साल में है और 3000 दूसरे साल में। ये एक सिंपल सवाल है, 3 साल का डाटा है जिसमें उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हर एक प्रोडक्ट का। जो उनका पैकेज है, आप प्रोडक्ट मान लीजिए जो भी आपको समझना है, और उनकी ये सेल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट। अब ये क्या कहते हैं उसके बाद, ये कह रहे हैं एज्यूम देयर इज नो इन्वेंट्री रिमेन ऑन द एंड ऑफ सेकंड ईयर। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई इन्वेंट्री बची नहीं इसकी, यहाँ पे इन्होंने सारे जो थे वो सब बिक गए इनके, ठीक है, कोई इन्वेंट्री का चक्कर नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं विप्रो इज डिसाइडिंग विच लाइन टू एम्फसाइज इस सॉफ्टवेयर डिवीजन। वो कह रहे हैं कि हम किस लाइन पे ज्यादा हम अपना जोड़ दें, तो हम ये निकालेंगे कि हम उस लाइन पे ज्यादा जोड़ देंगे जो हमें प्रॉफिट ज्यादा देगी, सीधी सी बात है। इन द पास्ट 2 years द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिवीजन हैज बीन मेडियोकर। मतलब बहुत औसत दर्जे का उसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी रही है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही है। तो ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि हम किस लाइन पे जोड़ दें। प्रोडक्टिविटी कंसर्न विद द इंक्रीज इन द R&D एक्सपेंडिचर, R&D कॉस्ट इन द सेवरल डिवीजन। उसके बाद एक एनालिस्ट है जो उन्होंने ऐसा पॉइंट आउट किया कि भाई उन्होंने इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट पैकेज जो इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियर के बनाया था, या जिसको हम सी कह रहे थे, कह रहा उसमें हमने बहुत सारे एफर्ट किए हैं जिससे कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हुई है। देखो ये सब बातें आपको उलझने की जरूरत नहीं है, ये सब ये कुछ बता रहा है कहानी टाइप की, लेकिन मुद्दा आपका ये है कि आप अभी तक इंफॉर्मेशन इतनी ही एक्सट्रैक्ट हुई है कि ये आपके एक प्रोडक्ट की 200 रुपये 250 रुपये में बिकता है, दूसरा प्रोडक्ट 300 रुपये में बिकता है, तीसरा प्रोडक्ट 200 रुपये में बिकता है। पहले प्रोडक्ट की पहले साल में जो सेल है वो 2000 है, दूसरे साल में 8000 है, दूसरे प्रोडक्ट की पहले साल में सेल जो है 2000 है, दूसरे साल में 3000 है, तीसरे प्रोडक्ट की पहले साल में सेल थी 5000 है और दूसरे साल में 3000 है। इतना ही डाटा है, ठीक है। वारंटी एक्सपेंडिचर घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एग्जामिनर करना चाहते हैं। अभी तक इतनी बात मुझे पता चली है इस सवाल से, तो इसकी लैंग्वेज में ज्यादा मत उलझिए, इतनी ही बात है इसमें अभी। अब ये क्या गया है, लास्ट वीक अमित द सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिसाइडेड टू यूज द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अपनी डिवीजन के लिए। उसने क्या किया कि लाइफ साइकिल रेवेन्यू और उसकी कॉस्ट इंफॉर्मेशन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया। अब उन्होंने क्या बताया कि भाई उसने इस तरह के जो ये प्रोडक्ट थे उनका इन्होंने बताया कि भाई रिवेन्यू इनसे इससे 5 लाख आया, इससे ये आया, इससे रिवेन्यू इतना आया, इससे रिवेन्यू इतना आया, ये इन्होंने ईयर और 2 के लगा दिए। और फिर ये उसका आगे कॉस्ट ब्रेकअप है, आगे जो उसमें R&D एक्सपेंडिचर कितने रहे। पहले साल में प्रोडक्ट 1 के लिए जो सी पैकेज है उसके लिए 7 लाख रहे, ठीक है। ऐसी ऐसी इसमें सेकंड ईयर में कोई भी R&D एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। ऐसी दूसरे पैकेज के लिए ये 4,50,000 हुए। फिर आपके जो है ये इस वाले पैकेज के लिए R&D एक्सपेंडिचर फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ। और इन्होंने फिर ये बाकी कंपोनेंट दे रखे हैं, डिजाइन में इसका इतना खर्चा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में इतना खर्चा हुआ पहले साल में दूसरे साल में, मार्केटिंग में इतना खर्चा हुआ पहले साल में दूसरे साल में, डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इतना खर्चा हुआ, राइट, कस्टमर सर्विस में इतना खर्चा हुआ। तो ये क्या करवाना चाहता है ये भाई, इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा है ये करना क्या चाहते थे, ये करना चाहते थे आपके ये
अपनी एग्जामिन करना चाहते थे प्रॉफिटेबिलिटी के वो किस लाइन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करें, राइट? तो प्रेजेंटिव प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है? हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है जो हमें बताए कि कौन सा पैकेज जो है ये जो डेवलप बेच रहे हैं वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा लीस्ट प्रॉफिटेबल है, और हाउ दीज थ्री पैकेज डिफर इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर, द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इन कैटेगरी। तो इसमें इस सवाल की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसमें है थोड़ा सा ये कि हमें एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। उन्होंने अलग-अलग रिवेन्यू और कॉस्ट के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। हमें ये निकाल के बताना है कि कैसे ये एक स्टेटमेंट हम कैसे बना पा देंगे कि सेल के टर्म में हम बना देंगे, सेल के टर्म में परसेंटेज निकाल देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए रिवेन्यू, अब जो ये शीट है इसने इसको क्या किया यहाँ पे, ये 1000 वाले फिगर में ये फिगर यहाँ ले ली। तो पहले साल में जैसे पहला पैकेज जो था ये वाला सी पैकेज, फिर सी पैकेज या आई पैकेज या एबीसी जो भी आपको मानना मान लीजिए। तो पहले पैकेज में वाई में 500 मतलब ये वाला इन्हें 1000 में फिगर ली है, 500 दूसरे में 20 लैक्स तो इसको 2000 इसने ले लिया। तो इससे टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 2500, ठीक है? मैं पहले आपको ये वाला पैकेज बता देता हूँ, राइट? तो उस वो सिमिलर पैटर्न पे आपको दूसरे को मिल जाएंगे। पहले मैं आपको ये वाला पैकेज बता दे रहा हूँ, ये वाला बता दे रहा हूँ पैकेज में आपको। तो ये भी एक इनकम स्टेटमेंट ही प्रेजेंट करना है हमें, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ। ऐसी ये सेम इसकी कॉपी है सारे। तो आप देखो पहले वाले में 500 पहले ईयर की सेल थी, दूसरे ईयर की सेल 2000 थी, और ये फिगर जो है ये आपकी फिगर इसमें है, ये फिगर आपकी है थाउजेंड्स में ली हुई है, मतलब इसके आगे 3 जीरो हो रहे हैं। इसको आप 100% मान लो रेवेन्यू को, और जो आपकी कॉस्ट है पहले साल की 700 है, तो 700 इसका कितने परसेंट है 2500 का, ये आपको बताना है। बस इस तरह से आप सारी कॉस्ट निकालते चले जाओ। तो मैं आपको यहाँ अगर आप इसको देखेंगे कि ये आपका इसको यहाँ देखेंगे आप इसको, तो ये देखिए ये 2500 का जो है 728% है, ये इसको परसेंटेज फॉर्म में दिखाना है। ऐसी डिजाइन की कॉस्ट पहले साल में 115 है, दूसरे साल में 85 है, तो दोनों साल टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 200। ये इसका 8% है 2500 का, 208% है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है Y1 में 25 है, Y2 में जो है आपकी 275 है, इसका सम 300 है। ये 2500 का जो है वो 12% है, 300 जो है 2500 का 12% है। अभी आप इस तरह से मार्केटिंग की कॉस्ट देखेंगे, पहले ईयर में 160 है, ऑब्वियसली इसके आगे 3 जीरो लगे हुए हैं, और दूसरे साल में 340 है, तो ये टोटल 500 हो गई, ये 500 हो गई। और ये जो है 20% है किसका, 20% है इसका 2500 का। हम सारा ये बेस मान के इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट पहले साल में 15 है, दूसरे में आपकी जो है 60 है, तो ये 75 हो गई, और ये 2500 का 3% है। कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट सर्विस की 50 पहले साल में, दूसरे साल में 325 है, कम्युलेटिव 375 है, तो ये 15% है किसका, इसका, राइट? तो टोटल कॉस्ट क्या है 86% है। ये सब आप परसेंटेज अगर देखेंगे तो ये 86 जोड़ के आपको आ भी जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट आपकी ये 300 सॉरी प्रॉफिट आपका कितना हो गया 14% प्रॉफिट हो गया। ये सिमिलर काम आपको इसमें करना है। तो इस तरह से आप रेवेन्यू को 100 यहाँ मान लेंगे, और रेवेन्यू के टर्म में जो उसकी कंपोनेंट है कॉस्ट के, जैसे R&D कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, इसकी एक परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसकी इस तरह से जब परसेंटेज आपने निकाली तो वो 84 आई, यानी कि इसका प्रॉफिट 16% है। और ऐसी इसकी आपने निकाली तो इसका प्रॉफिट ये लॉस में चल रही है यूनिट, जो आई पैकेज वाली जो यूनिट है वो लॉस में चल रही है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बता रहा है कि आपका ये वाला पैकेज जो है आपका जो है ये वाला जो पैकेज है एब्सोल्यूट टर्म में इसकी जो है
आपका सी पैकेज मोस्ट प्रॉफिटेबल है और आई पैकेज जो है आपका प्रॉफिटेबल है ही नहीं है, इसमें तो 6% का 96 का लॉस हो रहा है। अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ये वाली प्रॉफिटेबल ज़्यादा है सी पैकेज, लेकिन वो सवाल में पूछा नहीं। ये भी पूछ सकता है आपकी, क्या होता है कि सीएमए में या इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन में वो सवाल को चेंज कर देते हैं। उसमें वो ये भी पूछ सकता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपकी प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, तो फिर ये वाली यूनिट ज़्यादा हो जाएगी। और बाकी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करने वाली है, जिसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आपको स्टेटमेंट प्रेजेंट करना था, जिससे आप अपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन को ठीक से जान सकें। ये मुद्दा था इस सवाल में। तो आई बिलीव के आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें केवल एक इनको करना भी क्या था, देखो ये एग्जामिन कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइसिंग पॉलिसी बनाना चाहते हैं। उसमें प्राइसिंग पॉलिसी क्या रखेंगे, तो ये उसकी एक प्रॉफिटेबिलिटी का एक स्टेटमेंट बनवाना चाहते हैं। तो आपको अगर सवाल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से घुमा फिरा इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, तो आप ये करें कि वो करना क्या चाहता है, सवाल में पूछ क्या रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है, देखो प्रेजेंट ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट फॉर ई सॉफ्टवेयर पैकेज। ये आपका है। तो ई सॉफ्टवेयर पैकेज में हमें जो उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें हमें किसी को बेस रेवेन्यू को बेस मान के हमने इसको एक स्टेटमेंट बना दिया, जिससे हमें जब आप इंडस्ट्री में रहेंगे और कॉस्ट अकाउंटेंट रहेंगे तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको हो सकता है। ये तो एक बहुत छोटे और एक एकेडमिक लेवल का है, इस तरह के बहुत स्टेटमेंट आपको मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने पड़ते हैं। तो ये आपका एक बेसिक जनरेट हो रहा है यहाँ से। लेट्स मूव ऑन द इलस्ट्रेशन 2। अगर इसमें आपको कोई तकलीफ है समझने में, कहीं कोई इशू है, तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। Illustration 2, P2Z PLC support the concept of the Tarot technology या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो हमने पढ़ी रहे इसके बारे में, फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवरिंग इट इंजीनियरिंग एक्टिविटी। ठीक है। द फाइनेंशियल साइड ऑफ दिस फिलोसफी इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड द प्रिंसिपल एक्सटेंडेड टू ऑल अदर एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब ये केवल जस्ट एक बात कर रहा है कि भाई ये फिलॉसफी जो है ना फाइनेंशियल साइड में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, बेस्ट एस्टेब्लिश है। ये अभी कोई सवाल की बात नहीं कर रहा, राइट। ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है सवाल को लेंथ बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए। द कंपनी इज टू रिप्लेस a number of its machine and the production manager is torn between the एक्सी मशीन जो कि मोर एक्सपेंसिव है, जिसकी लाइफ 12 साल है। एक तो ये मशीन है, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू हो गई। ई एक्सी मशीन है जो मोर एक्सपेंसिव है, जिसकी लाइफ साइकिल 12 साल है। और एक वाई मशीन है जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल है, जो कि कम एक्सपेंसिव है। कह रहा कि अगर वाई मशीन इज चूजन, it is likely that it will be replaced at the end of 6 year by another लगाई मशीन। वो ऑब्वियसली बात है कि भाई 6 महीने बाद 6 साल बाद उसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, तो नई मशीन आपको लगानी पड़ेगी। द पैटर्न, ये बेसिकली पैटर्न वर्ड है। द पैटर्न ऑफ मेंटेनेंस एंड द रनिंग कॉस्ट डिफर बिटवीन द टू टाइप ऑफ मशीन एंड द रिलेवेंट डाटा इज शोन। तो इस पूरी कहानी को पढ़ के क्या पता चला कि भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो दो मशीनों को इवेल्यूएट करना चाहते हैं। एक मशीन उनकी 12 साल लाइफ वाली है, जिसका नाम इन्होंने एक्सी रखा है, और एक मशीन उनके पास जो है वो 6 साल वाली है, जिसका नाम उन्होंने वाई रखा है। और उनका एक मेंटेनेंस पैटर्न और कॉस्ट का पैटर्न एक अलग है, जो कि इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। इतनी बात कही है इसने अभी इस लंबे स्टेटमेंट में। तो इन्होंने कहा कि भाई एक मशीन ये है जो 12 साल चलती है, और एक मशीन ये है जो 6 साल चलती है। ये महंगी मशीन है या सस्ती मशीन है, ये बात उन्होंने ऊपर लिखी थी। अब अगर हम परचेज करते हैं तो ये 19,000 की आती है और ये मशीन 13,000 की आती है। ट्रेड इन वैल्यू, ब्रेकअप या स्क्रैप, मतलब जब ये मशीन डिस्कार्ड करेंगे 12 साल बाद तो ये 3,000 की बिकेगी, और ये मशीन भी 3,000 की बिकेगी 6 साल बाद। एनुअल रिपेयर कॉस्ट, साल भर में इसको एक बार जो रिपेयरिंग का खर्चा आएगा 2,000 रुपये पर साल आएगा। सिमिलरली इसका जो खर्चा आएगा वो 2,2600 रुपये पर साल आएगा। और फिर इसका ओवरऑल करना पड़ेगा 8 साल पे, क्योंकि 8 साल बाद, और इसका ओवरऑल करना पड़ेगा 4 साल के बाद। ओवरऑल मतलब एक मेजर रिपेयर करनी पड़ेगी। ये एनुअल रिपेयर के साथ साथ एक बड़ी रिपेयर भी करनी पड़ेगी आपकी इसमें मशीन में। तो अब इन्होंने कहा कि एस्टिमेटिव फाइनेंसिंग कॉस्ट एवरेज ओवर द मशीन लाइफ इज द 10%
पर एनम है। अब ये क्या है, ये फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या है, या कहीं कहीं इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेगा या कहीं कुछ कहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली जब हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते हैं तो हमें सारी चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू पे निकालना होता है, डिस्काउंट करना होता है प्रेजेंट वैल्यू पे। तो हम क्या करेंगे कि टोटल खर्चा हम निकालेंगे और हम देखेंगे कि हमारा पर ईयर का खर्चा किस उसमें कम आएगा, उसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे। तो देखो, परचेज प्राइस तो हम आज खर्च करेंगे मशीन, अगर हम मशीन, हमें डिसाइड क्या करना है भाई, हमें करना क्या है बेसिकली। मैनेजर कहाँ फंसा हुआ है, मैनेजर दिक्कत में ये है कि वो ये वाली मशीन ले या फिर वो आपका ये वाली मशीन ले या फिर वो आपकी ये वाली मशीन ले। भाई मैनेजर को ये समस्या आ गई कि भाई वो कौन सी मशीन ले। तो ये वाला जो हम परचेज करेंगे वो तो आज ही करेंगे 19,000, और इसमें 13,000, ठीक है। लेकिन जो आप देखो, आपकी ये वाली जो ट्रेड इन वैल्यू एंड ब्रेकअप स्क्रैप, तो ये 3,000 रुपये हमें कब मिलेंगे, जब हम मशीन को बेचेंगे। ये वाले जो 3,000 रुपये हैं ये वाले, या ये जो दूसरी मशीन को बेचेंगे, तो हमें कंपेयर करना है इन दोनों मशीन के बीच। तो ये कब मिलेंगे, जब हम मशीन को स्क्रैप करेंगे। तो इसकी लाइफ 12 साल है, 12 साल बाद स्क्रैप करेंगे, और इसकी लाइफ जो है 6 साल है, तो 6 साल बाद स्क्रैप करेंगे। तो क्या 6,000 जो मिले, सॉरी, जो आपको 12 साल बाद 3,000 रुपये मिलेंगे, उनकी वैल्यू आज क्या है, ये हमें निकालना पड़ेगा। या 3,000 रुपये जो 6 साल बाद मिलेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज वैल्यू क्या है, क्योंकि हम खर्चा ये तो आज कर रहे हैं। ये हमें 12 साल बाद मिलेंगे पैसे, जब हम बेचेंगे इसको स्क्रैप में। उसके अलावा जो एनुअल कॉस्ट होगी वो हर साल हमारी खर्च होगी। पहले एक साल 2,000, फिर अगले साल 2,000, तो 2,000 एक साल बाद खर्च हो रही, उसकी आज वैल्यू क्या है। या अगले अगले हर साल वो दर साल खर्च होगी, तो उसकी वैल्यू आज हमें निकालनी पड़ेगी। भाई ये हमें जो वैल्यू डिसीजन मेकिंग के लिए ना, ये सारी, हम अगर यहाँ खड़े हैं जीरो पॉइंट पे, तो हमें जो ये सारी वैल्यू, मान लिए ये 1 2 3 4 इस तरह के टाइम पे खर्च होंगी, तो इन वैल्यू को, इनकी वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उनको सबको हमें यहाँ खींच के लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ खींच के लाना पड़ेगा जीरो पीरियड पे। तो जीरो पीरियड पे खींच के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो आपका ये दिया हुआ ना डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% पर एनम, ये वाला जो दिया है, ये काम में आएगा। तो अब हम देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। मैंने आपका एक प्रोसेस डेवलप किया कि हमें इसको एक प्रेजेंट वैल्यू पे लानी पड़ेंगी सारी वैल्यू, ये तब हम कोई डिसीजन मेकर ले पाएंगे कि हम कौन सी मशीन को खरीदें। समस्या ये है मैनेजर की, वो परेशान है कि भाई हम कौन सी मशीन लें। तो उसका जिसकी कॉस्ट आपकी जो कॉस्ट कम रहेगी उसी को खरीदेंगे, सीधी बात है। लेकिन कॉस्ट निकालें कैसे, ये तो हम आज खर्च करेंगे, ये 12 साल बाद मिलेगा, ये हर साल खर्च करते रहेंगे, तो ये वैल्यू एब्सोल्यूट इतनी नहीं रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसमें हम कैसे काम करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। तो हमने दो स्टेटमेंट बना दिए कि कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एंड इक्विवेलेंट एनुअल जो उसकी कॉस्ट रहेगी उसको निकालना है हमें खींच के आज की वैल्यू पे लेके आना है। तो जैसे हमने इनिशियल कॉस्ट तो हम आज खर्च करेंगे। आज खर्च करने का मतलब ये है कि y0, मतलब आप ये देखो कि हमें सब चीजें कहाँ लानी है, y0 इनिशियल पीरियड पे। तो ये तो हम आज खर्च करेंगे 19,000, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, इसमें 13,000 हम आज खर्च करेंगे जब मशीन लगाएंगे। लेकिन हमें मिलेगा कितना, जब हम मशीन को इसको बेचने जाएंगे तो हमें 3,000 रुपये मिलेंगे, और इसको बेचने जाएंगे तो भी 3,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये मशीन जो आपकी बिकेगी, ये कब बिकेगी, ये बिकेगी 12 साल बाद। भाई ये मशीन जो है आपकी 12 साल बाद बिकेगी। आप देख रहे थे ना कि ये 12 साल इसकी लाइफ है, और दूसरी वाले की 6 साल लाइफ है। तो ये मशीन जब हम बेचेंगे 12 साल बाद, तो इस 3,000 की वैल्यू कितनी होगी, 0.32 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि 10% के फैक्टर पे आप अगर, आप शायद एसएफएम पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपको दो कॉन्सेप्ट आ रही होंगी। एक आपकी आ रही होगी ये वाली आपका पीवीआईएफ आ रही होगी एक वहां पे, और आप एक आ रही होगी पीवीआईएफ ए, राइट। अब ये क्या होती हैं, पीवीआईएफ 10% पे अगर आप फैक्टर निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ जो आपका ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है, तो इसमें आप ये 32 आएगा। ये 32 कैसे आएगा, या तो आप सीधे टेबल से ले लो, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लो इसको ऐसे कि पहले साल में जो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे आप से आपका क्योंकि कॉस्ट जो है वो 10,000 है, तो आप कर सकते हो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 ऐसे करके इसको अगर 12 बार गुणा करेंगे तो आपको ये 0.32 फैक्टर मिल जाएगा। सिमिलरली आप अगर इसको यहाँ 0.9 को अगर 6 बार करेंगे तो ये आपका जो है आपको 0.6 मिल जाएगा ये फैक्टर। तो ये फैक्टर आप सीधे पीवी टेबल से भी उठा सकते हैं या आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी इतनी आ गई 960 रुपये, मतलब 960 रुपये जो 12 साल बाद 3,000 है उनकी आज वैल्यू क्या है, 960 रुपये है। मतलब 960 रुपये है वो आज की तारीख में, क्योंकि हम यहाँ खर्च तो आज ही कर रहे हैं, तो हमें इसके साथ ही इनको मैच करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी 960 रुपये है, जो हमें 3,000 12 साल बाद मिलेंगे। और जो ये 3,000 हमें 6 साल बाद मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1,680 रुपये। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट में हम 2,000 जो है पर साल खर्च करते हैं। तो 2,000 तो पहले साल करेंगे तो 2,000 इंटू 0.9 होगी, फिर दूसरे साल करेंगे 2,000 इंटू 0.9 यानी 0.81 होगी, फिर अगले साल करेंगे तो 2,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 होगी। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो एक PVIF फैक्टर आ जाएगा, जो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और पीवी टेबल से भी आप ले सकते हैं। तो वो आपके मतलब 12 साल में 10% पे एक PVIF फैक्टर मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 6.81। तो इसको हम करेंगे तो ये कितनी हमारी कॉस्ट होगी पीवी आज की तारीख में, वो हो जाएगी 13,620। इसका बेसिकली मतलब सिंपल ये है इस चीज का कि आप जैसे भाई आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे, आप मेंटेनेंस करेंगे ये पहले साल करेंगे, फिर दूसरे साल करेंगे, तीसरे साल करेंगे, चौथे साल करेंगे, 5वें साल करेंगे, छठे साल करेंगे। मान लो इस वाले केस को ही मैं समझाता हूँ आपको। 6 साल तक आप मेंटेनेंस यहाँ पे आप करते रहेंगे और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है 2,600। तो पहले साल आपकी जब 1 साल बाद ये वैल्यू कितनी होगी आप आज की तारीख में, तो ये वैल्यू होगी कितने 2,600 इंटू 0.9, ठीक है, प्लस दूसरे साल पे कितनी होगी 2,600 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तीसरे साल पे कितनी होगी, ये आपकी होगी 2,600 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ऐसे करके आप ही निकालेंगे। तो ये जो फैक्टर बन रहे हैं ना आपकी, ये जो फैक्टर बन रहा है 0.99 0.9, इन सब का सम जो है वो ये 6.81 या 4.36 वाला है ये वाला। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इसमें आपको और तकलीफ होती है, कोई निकालने में समझ में नहीं आ रहा है या कोई और बात है, तो फिर आप मुझे बताइए, मैं इसको और पीवी टेबल के साथ या कैलकुलेटर पे भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मोटे तौर पे ये PVIF वैल्यू है 10% पे 6 साल के लिए, ठीक है, और ये PVIF वैल्यू है 10% पे 12 साल के लिए। तो इसकी ये कॉस्ट आ गई, ये वैल्यू आ गई। और ओवरऑल कॉस्ट जो ओवरऑल हम करेंगे, ओवरऑल तो हम करेंगे कितने साल बाद, इसमें 8 साल बाद करेंगे और इसमें कितने साल बाद करेंगे 4 साल बाद करेंगे। तो 8 साल बाद जो हम 4,000 रुपये खर्च करेंगे, वो आज की तारीख में कितनी है उसकी वैल्यू, उसकी आज की वैल्यू है 1,880 रुपये। सिमिलरली जो 2,000 का हम ओवरऑल यहाँ करेंगे इस दूसरी मशीन के साथ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये PVI फैक्टर जो है ये 4 साल पे है और ये PVI फैक्टर 8 साल पे है 10% के साथ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,360 रुपये। तो अब इसमें ये सारी चीजें देखो, ये सब सारी ये तो कॉस्ट है, राइट। देखो ये आपको खर्च करना पड़ेगा, ये आपको मिल जाएगा, ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, मतलब एक तरह से है, ये आपको खर्च करना पड़ेगा, ये आपको खर्च करना पड़ेगा, ये आपको खर्च करना पड़ेगा। ये तो टोटल ही आ गया बेसिकली, ये वाला तो आपका ये टोटल आ गया। तो ये आपको केवल मिलेगा, बाकी ये सब खर्चा हो गया। तो ये टोटल आपका खर्चा हो गया इतना,
इस मशीन पे 33,540, लेकिन ये PVIF मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है इसकी टोटल। सिमिलरली ये प्रेजेंट वैल्यू है इसकी टोटल जो आप ये खर्च करेंगे लाइफ साइकिल में इसकी, तो ये मिल जाएगा। अब अगर हम इसको एक कैपिटल रिकवरी फैक्टर, अगर हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इसकी देखें तो ये तो हमारी टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है, राइट। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है प्रेजेंट वैल्यू पे, ला रहे हैं हम सारी चीजों को खींच के। तो इसको अगर आप कैपिटल रिकवरी फैक्टर कुछ भी नहीं, यही है जो आपका PVIF है। अगर इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है इसकी जो एनुअल कॉस्ट है वो आपकी ये आ जाएगी 4925। सिमिलरली जो आपका ये वाला फैक्टर है जो आपका 4.36 है, क्योंकि आप इससे इसके साथ अगर ये 6 साल इसकी लाइफ है तो एनुअल कॉस्ट कितनी होगी, वो 21,000 इंटू ये वाला जो फैक्टर है, या इससे डायरेक्ट इसकी 1/, इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में जो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट है वो आपकी जो है वो किस मशीन की कम है, इस मशीन की कम है। तो डिसीजन क्या हो गया, इट इज बेटर टू परचेज द स्कीम XYE मशीन। तो ये डिसीजन देखो बिना आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के नहीं हो सकता था ये डिसीजन, राइट। ये डिसीजन हो नहीं सकता था क्योंकि आपको यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, हमें सारी वैल्यू को खींच के इनको आज की तारीख में लाना पड़ेगा और फिर हम इसको एनुअल वैल्यू पे इसको लेके आएंगे, राइट। तो ये सवाल भी हो गया आपका। अगला सवाल भी लगभग ऐसा ही है। तो ये कितने सवाल और रह गए, सवाल काफी ज्यादा है, राइट। चलो मैं करा ही देता हूँ जल्दी से। तो ये रह गए। तो अब हम तीसरे नंबर का इलस्ट्रेशन देख लें। कंपनी एक्स इज फोर्स टू चूज द बिटवीन दो मशीन की, इनके पास भी वही समस्या है। द टू मशीन आर डिजाइन डिफरेंटली बट दे हैव द आइडेंटिकल कैपेसिटी। वो डिफरेंटली हैं लेकिन कैपेसिटी बराबर है। कैपेसिटी बराबर का मतलब वो जो भी प्रोड्यूस करती हैं एक्स्ट्रा करती हैं, मतलब और सेम तरह के जॉब कर सकती हैं, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मशीन ए की कॉस्ट जो है वो 1,50,000 है और जो 3 साल में खत्म हो जाएगी वो मशीन, और उसकी 4,000 रुपये कॉस्ट जो है रनिंग कॉस्ट है पर मशीन की। तो मशीन ए है और मशीन बी है। मशीन ए की आज की तारीख में परचेज करने की कॉस्ट जो है वो 1,50,000 है और ये 3 साल बाद मशीन पूरी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब स्क्रैप हो जाएगी। मशीन बी की कॉस्ट जो है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो 1,00,000 रुपए का मिलता है, लेकिन ये 2 साल में ही खराब हो जाएगा, मतलब 2 साल में इसको स्क्रैप करना पड़ेगा और इसकी रनिंग कॉस्ट 6,000 पर एनम है। दीज आर द रियल कैश फ्लो, मतलब ये डिस्काउंटेड नहीं है, अब इनको हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। द कॉस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपीज इन द कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर, इग्नोर टैक्स। टैक्स को हम कैलकुलेट यहाँ नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द कैपिटल इज 10%, जो आपकी यहाँ ये कॉस्ट इसमें थी ना, ये आपकी कहीं इसको फाइनेंसिंग कॉस्ट कहेगा, कहीं इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेगा। तो ये 10% है। इस 10% पे आपको PVIF और PVIF पे वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो कौन सी मशीन परचेज करें, बिल्कुल डिक्टो सवाल आपका वही है जो आपने ऊपर किया। तो आपका देखो सिंपल इन्होंने क्या किया है, कंपाउंडेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 इयर्स के फैक्टर्स यहाँ इन्होंने ये निकाल दिए। ये आपको PVF टेबल से भी मिल जाएंगे और आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रनिंग कॉस्ट के इन्होंने 40,000, 40,000, हाँ यस, इसकी रनिंग कॉस्ट 40,000 है और इसकी रनिंग कॉस्ट 60,000 है। तो 40,000 पे 3 साल तक की क्या वैल्यू आएगी, ये इन्होंने यहाँ पे निकाल ली। और बी मशीन को चलाने की वैल्यू क्या आएगी, वो इन्होंने यहाँ पे निकाली। तो ये रनिंग कॉस्ट इन्होंने यहाँ निकाल दी 3 साल के लिए। इसको अगर मैं आपको बताऊं आप कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं करके बताता हूँ, रुकिए, हालांकि लंबा हो जाएगा लेकिन मैं करके बताता हूँ। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 40,000 1 2 3 इंटू 0.9 प्लस 40,000 इंटू 0.99 इंटू 0.9, ठीक है। पहले साल, दूसरे साल प्लस तीसरे साल जो होगी आपकी जो है, आपका जो है ये आपका हुआ 40,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9,
तो आप देखेंगे ये भी अगर देखोगे तो ये वैल्यू ये यही आ जाएगी आपकी यहाँ। सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हैं 60,000 पे। तो ये जो आपके 2 साल के लिए है, राइट। तो ये वैसे भी आप अगर देखेंगे तो ये 9 ये वाली चीज है ना, ये आपकी ये वाले जो सम है 0.9 0.99 और 0.999, यही जो सम है ये पीवीआईएफ बनते हैं। इन सबको जोड़ोगे तो ये पीवीआईएफ वैल्यू हो जाएगी। जैसे 2 साल की आप जोड़ के देख लो, जो ये 1.735 आ रही है, ये कैसे आ रही है 0.9 और 0.81, तो 1 ही आ जाएगा, 9 8 17 1.71। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटेड है पीवीआईएफ के टेबल से, लेकिन ये हमारे थोड़ा सा डिफरेंस कैलकुलेशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 2 डिजिट तक ले रहे हैं, कैलकुलेटर ज़्यादा डिजिट तक लेता है उसको। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसको। तो सिंपल हो गया, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज तो वही रही जो कॉस्ट ऑफ परचेज 1.5 लाख थी, और कॉस्ट ऑफ परचेज बी की 1 लाख थी। और पी वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट आपने जो निकाली 99,000 रुपये निकाल ली, इसकी जो है 1,04,000 रुपये अपने मेंटेन जो रनिंग की कॉस्ट निकाल दी। इससे आपकी टोटल आउटफ्लो ये आ गई। और आपने इक्विवेलेंट जो आपका कैपिटल रिकवरी फैक्टर था उसके लिए इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट को इस टोटल कॉस्ट से जो आपका ये फैक्टर आया था इससे डिवाइड कर दो, तो आपकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। और जो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कम होगी वो मशीन आपकी परचेज करनी अच्छी रहेगी। तो आपकी इसमें क्लियरली जो आपकी ये वाली कॉस्ट है, ये वाली मशीन परचेज करना, इट इज मशीन कैन बी परचेज। तो ये डिसीजन आप दे दोगे। तो ऐसे डिसीजन आपको देने हैं लाइफ में भी। तो ये सब डिसीजन मेकिंग की बात चल रही है। आई थिंक दिस सवाल इज ओवर, और आपको ये सवाल समझ में आ गया हो, क्योंकि इट इज 2 कॉपी ऑफ योर लास्ट सवाल। अब ये एक अलग तरह का सवाल है, इलस्ट्रेशन 4, कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। कि इसमें ऐसा है कि ये इस तरह की बातें पूछेगा कि आपके हम मशीन जो है नई लगाएं या कब लगाएं या कब बदलें, इस तरह की बातें पूछेगा। तो पढ़ लेते हैं जल्दी। ए एंड कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड अ मशीन इन ओवरऑलिंग इट। कह रहा है कि अब मशीन को हम बदल दें या अपनी मशीन को ओवरऑल कर लें। हमारे पास एक मशीन है, हम ये डिसीजन लेना है कि मशीन को हम बदल दें या मशीन को रिपेयर करके चला दें। तो करंटली इस कंपनी टैक्स नहीं पे करती। इसका मतलब क्या है, हमें टैक्स की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है शॉर्ट में। द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट इज 90,000, नई मशीन 90,000 की आती है। एंड नाउ रिक्वायर द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट इज 90,000 नाउ एंड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ 10,000 एट एंड ऑफ द एवरी ईयर फॉर 8 ईयर। 8 साल तक 10,000 रुपये उस पर मेंटेनेंस खर्च करने पड़ेंगे, कॉस्ट और 90,000 की नहीं मिल रही है। एट द एंड ऑफ 8 ईयर इट विल हैव द साल्वेज वैल्यू 20,000। मतलब 8 साल के बाद वो मशीन 20,000 की बिक जाएगी। कौन सी वाली? नई वाली मशीन। तो 3 डाटा मिले। नई मशीन लगाएंगे तो 90,000 रुपये की मशीन आती है, उसको हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा हर साल 8 साल तक। ठीक है, और आपका जो है उसको जब बेचेंगे 8 साल बाद तो आपको जो है 8 साल बाद जो है आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। अब एग्जिस्टिंग मशीन का कुछ इन्होंने पैटर्न बताया कि जो एग्जिस्टिंग मशीन हमारी पुरानी मशीन है उसका कुछ इन्होंने पैटर्न बताया है कि उसका मेंटेनेंस इतना है। आज अगर हम उसको बेचेंगे तो 40,000 मिलेंगे, अगले साल बेचेंगे तो 10,000 रुपये हमें लगाने पड़ेंगे और उसकी वैल्यू घट के 25,000 रुपये रह जाएगी। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इन्होंने ये पैटर्न बताया है एक्सपेंडिचर का, मेंटेनेंस के उसके। ये डाटा पुरानी मशीन से रिलेटेड है। ये वाला डाटा जो सारा ये डाटा है ये पुरानी मशीन से रिलेटेड है। और ये नई मशीन का डाटा तो केवल इतना है कि 90,000 की मशीन आती है और उस मशीन को अगर 8 साल चलाएंगे तो उसमें 10,000 रुपये कॉस्ट लगेगी पर साल, और हमें 20,000 रुपये मिल जाएंगे उसके। ठीक है, तो इतना ही डाटा है हमारे पास। उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको 15%, इसको कभी कैपिटल रिकवरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहेगा या कैपिटल बर्स्टिंग कॉस्ट भी कहेगा या फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कहेगा कहीं कहीं पे। तो ये कह रहा है कि कब मशीन को हम बदल दें, मशीन कब बदलना डिसाइड होता है। और देखो ये प्रेजेंट वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने 15% पे, ये पीवीआईएफ फैक्टर दे रखा है 8 साल के लिए, और पीवीआईएफ फैक्टर जो है 0.3269। तो कहीं कहीं ये डाटा आपको दे भी देगा, या कहीं कहीं अगर नहीं देता तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि सवालों में ये कई बार एग्जाम में डाटा मिसिंग रहता है, राइट।
तो कैलकुलेशन वही वही काम करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट कॉस्ट को लाना पड़ेगा होल साइकिल पे। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ मशीन, नई मशीन की पहले बात कर लें, 90,000 रुपये की मिलेगी। और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम 10,000 रुपये पर साल करेंगे उसको 8 साल तक, तो हमारा कितना आएगा, वो इतना आ जाएगा। ये फैक्टर से सीधे वो कर दीजिए, ठीक है। पीवीआई फैक्टर से अगर कोई, आप इसका मतलब ये समझिए कि अगर आप 10,000 रुपये 8 साल तक खर्च करेंगे और 15% फाइनेंस कॉस्ट है, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू, पीवी वैल्यू उसकी जो है 44,000 रुपये बनेगी, 44,873 बनेगी। तो इससे आपकी ये टोटल कॉस्ट होगी। और जब आप 8 साल बाद बेचने जाएंगे तो मशीन बिकेगी 20,000 की, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पीवीआईएफ फैक्टर लगाना पड़ेगा। आज की तारीख में उसकी वैल्यू होगी 6,000 रुपये। मतलब मशीन जो 20 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद बेचेंगे, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू उसकी 6,000 रुपये। तो इस तरह से आपकी टोटल कॉस्ट आ गई मशीन की। अब इसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट करने के लिए क्या है, टोटल को आपका जो ये पीवीआईएफ है, इससे आप इसको रिकवरी फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, तो आपकी ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ गई। तो हमारा जो मशीन, नई मशीन के केस में जो हमारी कॉस्ट आ गई, आप यहाँ लिख लीजिए कि आपकी जो न्यू मशीन के उसमें कॉस्ट आ गई, न्यू मशीन की जो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आ गई 28,600 आ गई, राइट। ये कॉस्ट आ गई। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें करना है, सॉरी मिट गया ये, जो न्यू मशीन की हम, न्यू मशीन की, एक मिनट सॉरी, आपकी जो न्यू मशीन की एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आ गई, न्यू मशीन वो कितनी आ गई, 28,600 आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, अगले उसमें देखते हैं कि अब हम दूसरे आपकी जो मशीन जो पुरानी वाली उसको रिपेयर करते हैं तो क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग मशीन। तो पहले साल में आपकी पीवी वैल्यू कितनी थी, सालवेज अगर आप उसको बेचने चले जाते तो वो कितने की बिकती, आपकी 40,000 की बिकती, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हो गया आपका, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया आपका उसका, क्योंकि 10,000 रुपये आप हर साल खर्च करते हैं, तो पहले साल में के अंत में आप कितने खर्च करेंगे, 10,000 करेंगे, लेकिन उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, आपकी आज की वैल्यू कितनी होगी, 8696 रुपये। ये कैसे आएगा, आपका ये आएगा कि जैसे आपकी आपका 1,000 रुपये आप खर्च कर, 10,000 रुपये सॉरी खर्च करते हैं, तो अपन जितनी कैपिटल आपकी वो है, आप तो सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे 10,000 डिवाइडेड बाय 15% है, तो 1.15 आप सीधे कर दीजिए। तो ये आपकी, या इसको आप ऐसा कर सकते हैं, और आप अगर मैथमेटिक्स ज़्यादा लगाना चाहते हैं, 10,000 इंटू 0.85, 85 क्यों कि 15% वहाँ चलेगी 100 में से, तो 85 रहेगी। तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपकी पीवी वैल्यू कितनी बचेगी, भाई पीवी वैल्यू इतनी थी, और पीवी वैल्यू अगले साल पे 25,000 रुपये बचेगी वो मशीन। देखो आपकी मशीन अगले साल कितनी बचेगी, 25,000 की, तो ये वैल्यू भी तो डिके हो गई आपकी। तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बची, 21,000 रुपये। तो इतनी वैल्यू 40,000 माइनस 21,000, वैसे तो 25,000 है एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन पीवी वैल्यू कितनी है उसकी, 21,000। तो इतनी तो ये वैल्यू डिके हो गई इसकी, कितनी मशीन की पहले साल में, क्या हो गया, ये वाली जो आपकी है, आप देखो ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू डिके डिके हो गए ना, वैल्यू में आपकी कम हो गई ना, डिके मतलब खत्म हो गई ना इतनी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस ये वाली, तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आ गई वो आपकी कितनी हो गई, आपकी आपका 31,000 कॉस्ट हो गई, इक्विवेलेंट कॉस्ट आपकी। जो आपकी टोटल कॉस्ट तो हुई वो आपकी 26,000 इन दोनों को मिला के आएगी, मतलब ये वाला प्लस आपका 21,000 वाला, और इसकी जो जो आपकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है उसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी 31,000 रुपये कॉस्ट बन जाएगी। सिमिलरली आप दूसरे साल के लिए निकालेंगे इसको, तो दूसरे साल के निकालने के लिए वही पैटर्न लगाना पड़ेगा कि आपकी बिगनिंग में, अब आप दूसरे साल पे आ गए, दूसरे साल पे आपकी कॉस्ट कितनी है जी, 25,000 रुपये है, ठीक है। आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, 20,000 रुपये लग जाएगा 2 साल का, इसको आप यहाँ से फैक्टर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। और आपकी पीवी वैल्यू कितनी बचेगी, 15,000 बचेगी, ये वाली 15,000 बची, ठीक है।
15,000 बची, तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्विवेलेंट वैल्यू आपकी जो आ जाएगी, ये रहा ना सेकंड ईयर, 15, इसकी इक्विवेलेंट 13,000 वैल्यू बचेगी। तो वैल्यू में डीके कितना हो गया? 25,000 माइनस 13,000, और ये वाली जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ दो, तो इससे दोनों कॉस्ट आ जाएंगी, और फिर इसको एनुअल फैक्टर से आपकी गुणा कर दो, तो आपकी इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से सेम काम आपको तीसरे साल में करना है। आपकी वैल्यू कितनी बची थी? 15,000, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हो गया था आपका? ये आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आपका 20,000 है इस केस में, ठीक है। तो 20,000 को इसको डिस्काउंट करो यहाँ पे, तो ये 17,000 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है और ये मेंटेनेंस कॉस्ट को जोड़ देंगे, और फिर आपकी इक्विवेलेंट जो आपका एनुअल फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, राइट, 33,000 सेकेंड ईयर में। ऐसे थर्ड ईयर में सेम प्रोसीजर करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 37,000, और फोर्थ ईयर में करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 51,000। तो अब आप देखो कि आपकी जो इसमें कॉस्ट आई थी, जो आपने नई मशीन की कॉस्ट निकाली थी, ये 28,600 थी। एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट 28,600 थी, और हम देख रहे हैं कि हमारी पहले साल में कॉस्ट भी जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें यही बदल देनी चाहिए। आप देखो आगे भी ज़्यादा ही है, आप देखोगे आगे भी ज़्यादा ही है, चौथे साल में भी ज़्यादा ही है। तो इट इज़ बेटर, एनालिसिस क्या कहेगा? एनालिसिस कहेगा द सिंस इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लेसर देन द एग्जिस्टिंग मशीन। भाई पहली मशीन की जो हम नई मशीन लगाएंगे उसकी एनुअल कॉस्ट जो है 28,600, वो कम है अपनी पुरानी मशीन को चलाने से किसी भी साल में। तो new machine is lesser than the existing machine. It is suggested that to replace the existing machine with the new machine. The equivalent annual cost of the existing machine is higher in all the cases of the 4 year as compared to new machine. तो एनालिसिस क्या है आपको कि आपको नई मशीन लगा लेनी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि आपकी क्यों लगा लेनी चाहिए कि आपकी एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट ये वाली वो नई मशीन की कम है आपकी पुरानी मशीन को मेंटेन करने की चारों साल की कॉस्ट से ज़्यादा है। शुरू के साल में ही ये ज़्यादा है। अच्छा, कई बार ऐसा भी आता है कि इसमें पहले साल में यहाँ कॉस्ट मान लो ये 28,000 की बजाय यहाँ पहले साल में 26,000 आ जाती है। ऐसा सवाल ये कर सकता है, आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल को घुमा देगा वो। यहाँ आपकी इस तरह की डाटा दे देगा कि यहाँ आपकी कॉस्ट मान लो 25,000 आ जाएगी, तो फिर कब बदलें? फिर आपको देखना पड़ेगा कि जब वो 28,000 से क्रॉस कर रही होगी जिस साल में, उस साल में आपको बदलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 28,000, यहाँ मान लो अगले साल आपकी जो कॉस्ट आ जाती है वो ये मान लो 33 से आती है, तो आपको कब बदलना चाहिए? 1 साल बाद बदलना चाहिए, लेना चाहिए। तो इस तरह से सवाल में हेर फेर कर लेते हैं एग्जामिनर साहब जो होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो इसमें इस तरह की गुणा भाग कर देते हैं, तो सेम पैटर्न को वो सवाल बदल देंगे आपका। तो आई थिंक एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आप अगर निकालेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा, राइट। अब मैं आपका एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराता हूँ, और उसके बाद आई थिंक एक और नहीं, 5 इज द लास्ट इलस्ट्रेशन। तो विद दिस वी विल एंड आई थिंक दिस इलस्ट्रेशन नंबर 5। लेट मूव फर्स्ट। ए कंपनी इज कंसीडरिंग टू परचेज ए मशीन ऑफ जिसकी जो कीमत है वो 3,50,000 रुपये है। इट फील quite confident that it can sell the good produced by the machine as to yield the annual cash flow 1,00,000 का। भाई कंपनी क्या है कि कंपनी को एक मशीन जो खरीदेगी वो 3,50,000 की है, और कंपनी कहती है कि हम इससे साल जो एनुअल कैश फ्लो जो सरप्लस कैश फ्लो बना लेंगे वो 1,00,000 का हम निकाल लेंगे, राइट। लेकिन हाउएवर देयर इज सर्टेनिटी एज टू मशीन वर्किंग लाइफ। लेकिन क्या है, मशीन की वर्किंग लाइफ के बारे में बड़ी बड़ी दिक्कत है, मतलब बड़ा कोई डाटा ठीक नहीं मिल रहा। ए रिसेंटली पब्लिक स्टेट एसोसिएशन सर्वे शोज दैट मेंबर ऑफ एसोसिएशन हैव बिटवीन देम ओ 250 मशीन इस तरह की मार्केट में। एक एसोसिएशन ने एक डाटा पेश किया है, उसमें कहा कि 250 मशीन की जो आपकी जो उनके पास एक पैटर्न है लाइफ का, उसमें उन्होंने ऐसा डाटा मिला है हमें कि उसमें से 250 मशीनों में से 20 मशीन केवल 3 साल ही चल पाई, राइट। तो आपकी मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ये 20 मशीन केवल 3 साल चली, 50 मशीन केवल जो है आपकी वो 4 साल चली, और जो 100 मशीन है वो 5 साल चली, ठीक है।
100 मशीन 5 साल चली, 70 मशीन 6 साल चली, 10 मशीन 7 साल चली। तो इस तरह का अनसर्टेन पीरियड है भाई। जो मशीन है उसकी उसकी उसमें ये तो क्लियर है कि वो हम कैश सरप्लस एनुअल जो है 1 लाख कमा लेंगे उससे, लेकिन वो ये दिक्कत ये हो रही है कि वो अनसर्टेनिटी है, मशीन की लाइफ एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। मशीन की लाइफ 250 मशीनों के डाटा ये बताता है कि इस तरह का एक पैटर्न हमें मिल रहा है लाइफ का। तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट रेट 10% है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट मशीन लाइफ इज फॉलोइंग। तो वो ये कहता है कि एनपीवी जो है, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू आप समझते हैं, अगर 3 साल मशीन चलेगी ठीक है, अगर 3 साल मशीन चलेगी तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी आ जाएगी, मतलब लॉस हो जाएगा आपको। एनपीवी का मतलब क्या है, टोटल इसको 10% पे डिस्काउंट करो आप 3 साल के डाटा को। मैं पर्टिकुलरली आपको ये समझा भी देता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअली ट्रिकी भी क्या है तो सिंपल ही। ये ऐसे निकलेगा, ये वाला डाटा आपका, जो ये वाला डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसा आया होगा। ये ऐसे आया होगा कि आपका जो आपका आउटफ्लो है, आउटफ्लो कितना है, फ्लो वो है 3,50,000। और इनफ्लो कितना है, अगर पहले साल में कितना होगा, 1 लाख, 1 लाख हो गई जीरो, इंटू कितना होगा, अ, या तो इसको 90/100 कर लो आप। दूसरे साल में कितना होगा, 1 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी कर दूंगा इसको। तीसरे साल में क्या होगा, 1 लाख इंटू, मैं अब इसको सीधे 0.9 लिख दे रहा हूँ, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ना, आपके आउटफ्लो और जो आपका इनफ्लो है, तो आपका इनफ्लो की वैल्यू जो है वो आउटफ्लो की इनफ्लो आपका कम हो जाएगा आउटफ्लो से, तो ये माइनस में आपकी फिगर आ जाएगी। ठीक है, 4 साल के लिए यही फैक्टर लगा के आप 10% पे करेंगे तो आपको एनपीवी निकल आएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब होती है टोटल आउटफ्लो। आउटफ्लो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो एनपीवी नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपकी जो इनफ्लो है वो कम है आउटफ्लो से। ठीक है, अगर वो मशीन 4 साल चली तो आपकी एनपीवी आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33,000 आ जाएगी, माइनस में, निगेटिव। ठीक है, और 5 साल अगर मशीन लाइफ चलती है तो उसकी 29,000 आ जाएगी। अगर मशीन 6 साल चलती है तो उसकी जो एनपीवी है वो 86,000 आ जाएगी। अगर मशीन 7 साल काम करी तो एनपीवी से 1,37,000 आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये मशीन लें कि ना लें, ये समस्या बन गई। क्योंकि अब दिक्कत ये है, अगर ये इसकी लाइफ सर्टेन होती तो हम सिंपल क्या करते, हम सिंपल ये करते कि जो ये आपकी आउटफ्लो है और जो इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लाते और देखते कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इसकी पीवी निकाल लेते, जितने साल की ये कह रहा होता कि इतने साल मशीन चलेगी। से वो कहता अगर मान ली मशीन 4 साल चलेगी ये वाली, ये ऐसा सर्टेन होता, तो हम क्या करते, इस 4 साल की वैल्यू जो कैश फ्लो हमें इनफ्लो होने हैं उनकी पीवी निकाल लेते। ठीक है, उनकी पीवी निकाल लेते तो, और हमारा एनपीवी क्या आ जाता, एनपीवी हो जाता है आपका इनफ्लो, इनफ्लो मतलब उसकी पीवी पीवी पे जो इनफ्लो है, और माइनस आउटफ्लो, तो उससे आपकी एनपीवी आ जाती। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि लाइफ ही नहीं पता चल रही, लाइफ 250 मशीन का डाटा है इंडस्ट्री के पास, वो अलग अलग पिक्चर बता दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रोबेबिलिटी का मॉडल डालेंगे कि हम एक एक्सपेक्टेड लाइफ निकालेंगे इसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकाल देंगे एग्जैक्टली, क्योंकि हमें एनपीवी पता है। अगर मान लो मशीन 3 साल चली, ठीक है, तो हम इसके डाटा को एनपीवी से एक प्रोबेबिलिटी में गुणा कर देंगे और उन प्रोबेबिलिटी को फिर सम कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारी अगर जो प्रोबेबिलिटी के साथ अगर आपकी एनपीवी जो है
अगर पॉजिटिव आ रही है तो मशीन खरीद लेंगे, नहीं आ रही तो नहीं खरीदेंगे। तो देखो 250 20/250 का मतलब क्या है, ये मान रहा है कि ये वाला अगर ये मान लो मशीन 3 साल चली, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 250 मशीनों में से 20 मशीन 3 साल चलती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का एक फैक्टर आ जाएगा, और इसको आप एनपीवी से इससे गुणा कर दीजिए, इस वाले से, ये जो एनपीवी है, ये वाला जो एनपीवी है, इस एनपीवी को इससे आप गुणा कर दीजिए। ये क्या है, 3 साल वाला डाटा है, 3 साल वाला, ठीक है। ये 20/250 मतलब अगर हम 3 साल चली मशीन, अगर 3 साल चलती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20/250, और एनपीवी इतना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी के साथ, माइनस में एनपीवी इतनी हो जाएगी। ऐसी अगर वो 4 साल चलती है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 साल चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50/250। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी सिंपल एक ये है कि किसी इवेंट को होने की क्या क्या संभावना है। बेसिकली जैसे प्रोबेबिलिटी को आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जैसे सिक्का उछालते हैं, तो सिक्के की क्या हो सकता है, सिक्के में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो दो चीजें हो सकती हैं। लेकिन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड तो एक ही आएगा, और आ क्या कह सकते हैं, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो सिमिलरली आपकी अगर 250 मशीन का डाटा है, उस पर्टिकुलरली 3 ईयर चलने की 20 मशीन 3 ईयर चलती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 250 20/250। ऐसी 4 साल के लिए 250, सॉरी 50/250, 5 साल के लिए ये वाला 100/250, 6 साल अगर चलनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 70/250, और ये 10/250, और इनकी एनपीवी को सीधे सीधे आप गुणा कर दीजिए और इन एनपीवी का फिर सम कर दीजिए। अगर ये एनपीवी पॉजिटिव आती है तो ये मशीन हम खरीद सकते हैं, और अगर एनपीवी नेगेटिव आती है तो हमको ये मशीन नहीं खरीदना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने यहाँ क्या बताया, देखिए डिसीजन क्या आया, डिसीजन आया कि भैया मशीन परचेज कर लो। क्यों आया, क्योंकि आपकी मोटे तौर पे आपकी एनपीवी जो है एनपीवी वो पॉजिटिव है। तो जब भी एनपीवी आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, तो आपको वो डिसीजन आपके फेवर में रहेगा, राइट। तो ये मैं क्लास अभी आई थिंक ये पूरी कर रहा हूँ। आपका अब नया टॉपिक काइजन कॉस्टिंग शुरू होगा, राइट। तो विद दिस आई एम एंडिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ठीक से समझें। अगर आपको कोई समझने में कोई दिक्कत है, कोई इश्यू परेशानी आती है, तो प्लीज़ राइट टू मी थ्रू मैसेज और ईमेल। और आपको अगर कोई फॉर्मेट इसका क्लास का दूसरा चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइए क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्योंकि माई पर्पज हियर इज टू सपोर्ट यू। बेसिकली मैं जो जानता हूँ वो इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो आपको समझा सकता हूँ, जो आप समझेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी नॉलेज का होना जब ही फ़ायदेमंद है जब वो आपको समझ में आ जाए। तो आपको अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आपको री एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज़ की, तो प्लीज़ राइट टू मी। दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्लास एंड वी विल मूव इन द सेम फैशन। Hope you enjoy this session. You are requested to kindly subscribe it, like the video, and share with your other fellows so that the maximum people can take the benefit of this learning. With this, thank you very much, and good night.